हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो पिछले लेक्चर में हमने मशीनिंग के कैलकुलेशन के बारे में बात किया था। एक और उदाहरण है फोर्जिंग का। ठीक है, वो थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाता है। ठीक है, फोर्जिंग के आयतन और भार की गणना कैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा हमने शायद बता दिया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दिया था। इसके आगे का जो उदाहरण लिया गया है वो हमने शायद डिस्कस नहीं किया था। देखिए, उदाहरण में चित्र में प्रदर्शित एक शाफ्ट फोर्जिंग का भार ज्ञात कीजिए। फोर्जिंग क्रोमियम स्टील का बना है जिसका विशिष्ट भार कितना है 7.85। ठीक है, समझ में आया? ये उदाहरण दिया है। तो अब ये शाफ्ट है, शाफ्ट ये देखा डायग्राम दिया है ना, ये कैसा शाफ्ट है? ठीक है, ये मतलब डिफरेंट डाया का शाफ्ट है। ठीक है, डिफरेंट डाया का शाफ्ट है। इतने लंबाई में कितना इसका डाया है 126 डाया है, और इतने लंबाई में इतना है। इसका हमें भार कैलकुलेट करना है। तो चलिए, एक सिलेंडर जिसकी लंबाई L1 है। ठीक है, एक 11.8 सेंटीमीटर एंड डाया 12.6 सेंटीमीटर। यहाँ आल डायमेंशन इन mm, यहाँ पे आल डायमेंशन वैसे आप जानते ही हैं कि जो ड्राइंग में, ठीक है, ड्राइंग में मोस्टली एमएम में ही प्रीफर किया जाता है। हालांकि ड्राइंग शीट के कॉर्नर में लिख दिया जाता है कि हमने स्केल क्या लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। तो वही देखिए, एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है, हाँ, तीसरा ये है, और चौथा, यानी 4 पोर्शन में ये शाफ्ट है। ठीक है, तो याद करिए, ये एसओएम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इस तरीके का क्वेश्चन आता था जहाँ पे ये लोड लगा हुआ है और ये निकालना रहता था। तो खैर यहाँ पे केवल हमें भार निकालना है। ठीक है, तो दिया है कि पहला जो लेंथ है वो कितना है। अब mm में है तो कितना हो जाएगा, LM 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है 126 mm दिया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे के लिए एक सिलेंडर जिसकी लंबाई कितनी है L2 है और D2 इतना है, तो इसको हमने mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, सब हो गया है। अब V फोर्जिंग कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब ये सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का अगर देखेंगे सिलेंडर का, तो क्या हो जाएगा π/4 d² इंटू एल, यही तो आयतन होता है। तो निकाल लिया। अब π/4 इसके V1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, तो कैलकुलेट कर दिया। या π/4 को कॉमन कर लेंगे, बाकी है तो खैर वो तो न्यूमेरिकल चीज है, मैथ वाली चीज है। तो हमने V1 निकाला कितना, 70.5 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे भाग का निकालेंगे, V2 निकल आएगा। इसी तरीके से तीसरा निकल आएगा, चौथा निकल जाए। अब टोटल क्या है, टोटल जोड़ दीजिए। तो ये सिंपल सिंपल ये मैथ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वी फोर्जिंग जो है वो कितना हो गया, हाँ, ये क्या हो गया। अब ये वी फोर्जिंग शाफ्ट की टोटल आयतन निकालिए। हम क्या निकालेंगे, भार निकालेंगे। तो जो उसका भार आएगा अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जी का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इस, ठीक, यहाँ निकाल लेंगे। तो खैर यही उदाहरण था, यही चीज समझाना था। ठीक है, स्पेसिफिक वेट आप पढ़े हो, स्पेसिफिक वर्ड कहीं भी आ जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड कहीं भी आ जाएगी, ये मास को कंसीडर कर देगा, यानी कि पर यूनिट मास। यानी कि अगर पर यूनिट मास देखेंगे तो W/M होगा, यही तो होगा ना। स्पेसिफिक वेट क्या होगा, W/M होगा। और W बराबर क्या होता है, M इंटू जी होगा। ठीक है, समझ में आए, W बराबर क्या होगा, M इंटू जी होगा। ठीक, तो यहाँ पे m क्या है, रो इंटू वी इंटू जी होगा अपान m होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला स्पेसिफिक वेट का निकाले। इसकी घनत्व तो दिया था ना, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। ठीक है जी, अब ये पर यूनिट ले लिया जाए तो 1 हो जाएगा, तो उसी को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल, ये फ्लूइड का भी टर्म है और मैथ का भी टर्म है। चलिए नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मरम्मत तथा अनुच्छेद। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब
थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सर, रिपेयर मेंटेनेंस एक ही चीज तो है? नहीं, एक ही चीज नहीं है। ठीक है, देखो आप मोटी मोटा ऐसा मान लीजिए, रिपेयर आप तब करते हैं जब कोई चीज फेल हो जाती है। मेंटेनेंस फेल्योर होने से बचने के लिए आप मेंटेन करते रहिए, चीजों को मेंटेन करते रहिए ताकि ब्रेक डाउन या फेल्योर न हो। ये सिंपल सा अंतर है। खैर हम आगे आते हैं। देखिए इस सब्जेक्ट में सॉरी इस चैप्टर में क्या क्या हम चीजें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितनी कितनी होती है, करप्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये दोनों भी इसी के हिस्सा हैं। नेचर ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मतलब मेंटेनेंस प्रॉब्लम में की क्या प्रकृति होती है। रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ठीक है, उसका वास्ट कितना होता है, उसका विस्तार कितना होता है, ये चीज हम इस सिलेबस में देखेंगे। चलिए, तो अगर ये सिंपल इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जैसे आपका शरीर है, ठीक है, आप खा रहे पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ओके ठीक है, ये सब एक्टिविटी हो रही है, टाइम टू टाइम आप अपने आप पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यार अगर मैं ये खाना खाऊंगा तब मेरी सेहत डाउन नहीं होगी, या प्रकृति के अनुरूप आप रहेंगे तब सेहत नहीं डाउन, प्रकृति के विपरीत रहेंगे, आपको ठंडी, अगर ठंडा मौसम आ रहा है, ठंडी मौसम में क्या है, आपको उसके उसके अनुकूल उस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो अपने आप को टेम्परेचर, जो शरीर का टेम्परेचर वो मेंटेन करने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उसका उपयोग कर लें तो हम बीमार नहीं होंगे। यानी कुल मिला जुला के हम एक तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लें ताकि हम बीमार नहीं। खैर वही चीज हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है, संयंत्र एक ऐसा स्थल होता है जहां पे मानव, धन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट तथा मशीनरी सामूहिक रूप से मिल करके रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल क्या होता है, ये रॉ मटेरियल क्या होता है, जो यूजलेस होता है, रॉ मटेरियल को कार्योपयोगी यानी कि उपयोगी, ठीक है, वस्तु में परिवर्तित करते। बस सिंपल सा डिफिनेशन ये क्या है, यही मैन्युफैक्चरिंग का डिफिनेशन है। जैसा मैं कई लेक्चर में बता चुका हूं, यही डिफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, सिंपल हम यहाँ बताए थे, फिर भी बता देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ये डब्बा है जहां पे इन क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है, जिसका 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 मतलब क्या था, यूजलेस, क्या था, यूजलेस। अब यहां से ये क्या निकला, ये निकला प्रोडक्ट निकला, ठीक है, क्या निकला, प्रोडक्ट निकला, जिसका मीनिंग क्या था, ये यूजफुल था। बस वही चीज बोला ना, मैन्युफैक्चर। अब ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण है, विनिर्माण है, या फिर इसको उत्पादन बोल लेंगे, क्या बोलेंगे, उत्पादन। ध्यान दीजिएगा पहले लेक्चर में हम ये सब चीजें बता चुके हैं। या विजुअल नीला वाला थोड़ा विजुअल नहीं है ना, खैर हमने बोला है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम व्हाइट वाले से लिखेंगे, ठीक है, तो ये चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यानी कि रॉ मटेरियल को जो उपयोगी नहीं था उसको उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन लोग, चलिए व्हाइट ले लेते हैं, कौन कौन लोग जिम्मेदार है, कौन कौन लोग है, अरे भाई मैन जिम्मेदार है, मनी जिम्मेदार है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है, मशीनरी जिम्मेदार है, 5M, मैन, मटेरियल, मैनेजमेंट, मशीनरी, और क्या था एक चीज, मशीनरी लिख दिया क्या, मशीनरी, हाँ, मैन, मटेरियल, मैनेजमेंट, मशीनरी, एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर अभी आ जाएगा, ये ठीक है, लिखा है ना। अच्छा, मैन, मनी, मटेरियल और मशीनरी हो गया। चलिए खैर आपके यहाँ पे यही चीज दिया है, एक चीज मैं भूल रहा हूँ शायद, ठीक है, वो पहले लेक्चर में ही है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ मटेरियल और रॉ मटेरियल ये एक ही चीज है, ठीक है, इससे कोई घबरा। तो यहाँ पे क्या है,
कि यानी कुल मिला जुला के हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में कच्चा माल आता है, वहां से उसको रूपांतरित करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब ये सब कहानी के पीछे कौन कौन लोग रहते हैं, जहां पे ये लोग रहते हैं। अब अगर ये लोग सही ढंग से कार्य करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उपयोगी बनेगा। अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उपयोगी लायक शायद नहीं बने। ठीक है, तो मशीनें तथा औजार इस संयंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है लगातार सही स्थिति बने रहने के लिए या उत्पादन कार्य मेंटेन करने के लिए या उत्पादन बढ़े रहने के लिए, ठीक है, इनका चलना जरूरी होता है। मतलब वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया ये आधुनिक मशीनें बहुत अधिक जटिल होती हैं और उनकी कीमत भी अधिक होती है, बिल्कुल। अतः प्लांट को अधिक समय तथा नियमित रूप से सही रूप से चालू हालत में बनाए रखने के लिए, हाँ, प्रोडक्ट तथा उसकी गुणवत्ता प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर मशीन सही ढंग से काम कर रहा है तभी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। सामान्यतः हर उद्योग में एक अनुच्छेद विभाग होता है जिसका काम ही यही होता है कि वो जितने भी मशीनरी होते हैं, जितने भी टूल होते हैं, उनका अनुच्छेद करे। ठीक है, उनको देख रेख करे कि वाकई में उस कंडीशन में है कि नहीं है। अगर उस कंडीशन में नहीं है तो क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही चीज है इंट्रोडक्शन की बात। तो मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है समझे? मेंटेनेंस का सिंपल सी मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी बिना उनके हेल्प से प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है, उनकी कंडीशन की परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए जो आप गतिविधि अपनाते हैं उसको मेंटेनेंस कहते हैं, उसको अनुचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज इंग्लिश में था। अनुचरण की पहली परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा है, तो पहली परिभाषा देख लेते हैं। किसी उपकरण या मशीन को समुचित सफाई, ठीक है, समुचित सफाई यानी कि आप जब आप घर से निकलते हैं, साइकिल है आपके पास, ठीक है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, या फिर बड़े सेक्टर में है तो आपका फोर व्हीलर है, तो जो सुबह निकलते हैं तो आप साफ करके निकलते हैं ताकि हमारा जो रास्ते में हम जाएं तो कहीं उस ना सफाई की वजह से कहीं ब्रेक और कुछ ऐसी अनहोनी चीजें हो जो हमारे एक्सीडेंट को उत्तरदायी तो। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम न करें। ठीक है, तो समुचित सफाई करते हैं प्लस स्नेहन करते हैं। स्नेहन मतलब लुब्रिकेट। ठीक है, ब्रेक वगैरह, साइकिल के ब्रेक वगैरह अगर बहुत फंसता है तो क्या करते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं ताकि वो ब्रेक मेंटेन कर दे। ठीक है, निरीक्षण यानी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सेवा या मरम्मत। अच्छा, कोई खराबी है तो उसका मरम्मत भी कर दिया जाए। ठीक है, आदि द्वारा ऐसी दशा में बनाए रखना। इस मतलब इतनी सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, उसकी स्थिति बनाए रखेंगे। कैसी स्थिति? ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, जिससे उसे प्रारंभिक रूप में समतुल्य दक्षता और क्षमता के साथ प्रयोग कर सके। यही डेफिनेशन और उच्चारण कहलाता है। ठीक, चलिए दूसरा परिभाषा। प्लांट ब्रेकडाउन से उत्पन्न विभिन्न अवांछित समस्याओं जैसे उत्पादन समय में ह्रास, पुनः अनुसूचन, अब अचानक अवरोध आदि के निवारण में जिस तकनीक को किया जाता है उसे ही अनुचरण कहते हैं। ये कैसा है? ये नॉर्मल डिफिनेशन है। नॉर्मल मतलब सिंपल सी डिफिनेशन, ये समझी गए। लेकिन इंडस्ट्रियल के नजरिए से कौन सी डिफिनेशन सही है? ये सही है कि प्लांट आपका ब्रेकडाउन ना हो। और जब प्लांट आपका ब्रेकडाउन होगा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम संख्या में बन सकेगा या रुक जाएगा या फिर उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसी बाधा ना आए उसके लिए हम जिस तकनीकी का उपयोग करते हैं उसको अनुचरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, मुख्य बिंदु इसकी क्या क्या है? प्लांट और उपकरणों की दक्षता को बनाए रखना।
यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यही हमारा टारगेट है। तो ये पहला पॉइंट क्या होगा, प्लांट और जो भी उपकरण है, प्लांट से संबंधित जो भी उपकरण है उसको दक्ष बनाए रखना, यानी एफिशिएंट, उसकी परफॉर्मेंस शुरू से जो थी वही बनाए रखना। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन से उत्पन्न समस्याओं का निवारण करना। बिल्कुल, अगर बाय द वे ब्रेकडाउन हो गया तो अनुक्षरण विभाग जाता है, अरे काहे हुआ, किस वजह से हुआ, पता लगा के तुरंत उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन प्रक्रिया में स्थिरता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, प्रोडक्ट को चेक करेगा, क्या वाकई में प्रोडक्ट कंज्यूमर के अनुसार आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, ये परिभाषाएं प्लांट और उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने और उत्पादन में किसी तरह का रुकावट को रोकने के लिए आवश्यक होती हैं। अब जो भी चीजें आएंगी ना, ऐसा लगेगा रिपीट हो रहा है। चलिए, उद्देश्य क्या है, फिर उद्देश्य क्या है, वही चीज तो था पहला उद्देश्य, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। मशीनों और उपकरणों को लगातार उत्तम स्थिति बनाए रहे, उत्तम स्थिति बनाए रखने का मतलब दक्ष बनाए रहे, परफॉर्मेंस अच्छी बनाए रखे। नेक्स्ट, मशीन पुर्जों की घिसावट से उत्पन्न खराबी का निरीक्षण करने का भी काम करे, नट बोल्ट वगैरह चेक किया जाए, कहीं नट बोल्ट का थ्रेड तो कट तो नहीं गया है, ठीक है, या रिविट कहीं है, या बेल्ट कहीं ज्वाइंट है तो देख लिया जाए, कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई, वियर टीयर तो नहीं हो गई है, तो उसको चेक कर लिया जाए, अगर जरूरत पड़े तो बदल दिया जाए, जरूरत पड़े तो वेल्डिंग कर दी जाए। ठीक है, समझ में आए? तो इसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि मशीन के पुर्जे अगर काम कर रहे हैं तो तब पूरी मशीन काम करेगी, अन्यथा पूरी मशीन बैठ जाएगी। चलिए, मशीनों की परिशुद्धता और कार्यशील दक्षताओं को सुरक्षित बनाए रखना, यानी मशीन, जो भी कोई मशीन काम कर रहा है, ठीक है, जो भी कोई मशीन काम कर रहा है वो कितना एक्यूरेट काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे ये दाढ़ी बनाते हैं आप लोग, ठीक है, तो रेजर इस्तेमाल करते हैं, तो एक भाई वो जो आता है क्या बोलते हैं उसको, जो जिलेट का आता है ना, 10-11-12 रुपए मिलता है, तो आप एक बार बनाए, ठीक, 2 बार बनाए, ठीक है, तो उस अब तीसरी बार जब बनाओगे ना तो उसकी जो परफॉर्मेंस वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आप उस पर क्या करेंगे और उसकी ग्राइंडिंग करें, खैर फेंक देंगे उसका उदाहरण अभी ना लो, कैंची का उदाहरण ले लो, कैंची से आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काट रहे हैं कोई चीज, बाल हो गए ये सब काट रहे हैं, अब उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, तो एक काम करिए उस पर ग्राइंडिंग कर दीजिए ताकि उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। और ये काम किसका है, अनुच्छेद का है, अनुच्छेद वाले। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन का पूर्वानुमान और तत्परता से, और तत्परता, अच्छा अब जाके चेक कर रहा है, मशीन मशीन पे चेक कर रहा है, ये नट बोल्ट ढीला है क्या, अच्छा ये नट बोल्ट ढीला है, अच्छा चलो आज काम चल जाएगा और कल बदल देंगे, यानी कि अगर वो कल नहीं बदलता है नट बोल्ट तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मशीन के पुर्जे फूल जाएंगे और मशीन ब्रेक डाउन हो सकता है। तो यानी कि उसको, उसके दिमाग में ये है कि चलो 1 घंटा चल जाएगा, 1.5 घंटा चल जाएगा, तो आज न करके कल कर देंगे। तो यानी कि उसको पूर्वानुमान है, उसको भविष्य में दिख रहा है कि ये चीजें ब्रेक डाउन हो सकती है और हम इसके लिए जानकार हो गए हैं। नेक्स्ट, मरम्मत कार्य को न्यूनतम करना। अब एक बात बताओ, अगर नट बोल्ट, अब आज आपने कहा कि ठीक है यार 1 घंटा में काम चल जाएगा, अब कल आप भूल गए, लो भैया अब नट बोल्ट टूट गया, अब और मरम्मत होगा, ठीक है, और मरम्मत करना पड़ेगा, यानी कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा, मेंटेनेंस खर्च ज्यादा लगेगा। तो जब ऐसा होगा तो कास्ट बढ़ जाएगी ना, तो भैया कल करे सो आज करे, क्या बोलते हैं, हाँ, जो आज का काम आज ही निपटा लो। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनों का उत्पादन क्षमता को मेंटेन करना, प्लस मशीन की दक्षता को मेंटेन करना और उनका सेवा काल बढ़ाना। ठीक है, आप देख लो, आप आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, किसी के पास साइकिल होगी, किसी के पास गाड़ी होगी, हम साइकिल का उदाहरण लेते हैं, हाँ ठीक है, साइकिल का उदाहरण है, साइकिल से न समझना कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, साइकिल का ये मतलब है कि किसी की साइकिल जो होती है वो
अगर फर्स्ट ईयर में लिया होगा तो 3 साल तक रहेगा, और किसी की साइकिल फर्स्ट ईयर तक ही खराब हो गई होगी। तो यानी कि क्या किया है उसने, उसके सेवा काल को बढ़ाया है। बढ़ाने का मतलब इतना बढ़िया मेंटेनेंस करके चल रहा है कि उसकी सेवा काल बढ़ गई, जबकि किसी एक की फर्स्ट ईयर में ही खराब हो गया। ओके, नेक्स्ट, उत्पादन में कमी को रोकना। उत्पादन में कमी को रोक, उत्पादन में कमी नहीं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी चीज है। उत्पादन में जो भी कमी हो रही है उसको रोकना, उत्पादन की कमी नहीं रोकना। ठीक है, उत्पादन में यानी कि आप 10 प्रोडक्ट निकल रहे थे, अब 8 ही प्रोडक्ट निकले, यानी प्रोडक्शन रेट कम हो गया। तो क्यों कम हो गया, उसकी कमी का पता लगाइए, उसको रोकिए। समझ? नेक्स्ट, अनुच्छेद का क्या महत्व है? अरे भाई, उत्पादकता पे प्रभाव तो पड़ ही रहा है। जहां 10 प्रोडक्ट है, अगर आपने अनुच्छेद नहीं किया है तो 8 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अनुरक्षण का महत्व अत्यधिक होता है और यह संयंत्र के किस्म और उसके उत्पादन के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि मतलब किस तरीके अनुरक्षण करना है। ठीक है, यदि किसी प्रवाह उत्पादन में फैक्ट्री फ्लो में कोई मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो यह न केवल उस मशीन बल्कि पूरे उत्पादन पर प्रभावित करती है। ठीक है, समझ में? अब जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, मान लीजिए कोई जॉब है, टू मेक सर्कुलर होल, क्या है? सर्कुलर होल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर बोरिंग करेंगे, फिर रिमिंग करेंगे। अब एक बात बताओ, ड्रिलिंग पे ले गए मशीन पे, अब ड्रिलिंग वाली मशीन ही खराब हो चुकी है, तो पीछे जितने जॉब पड़े हुए हैं, बन के आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कट पीट के आ रहे हैं, वो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। अब बोरिंग और आगे रिमिंग और बोरिंग जहां हो रहा है, यानी बीच में रुका हुआ, पूरा चीज रुका, ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसा हो जाता है जिससे समग्र रूप से आर्थिक नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, क्षय और टूट फूट। ठीक है, वियर एंड टियर। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप के मशीन पार्ट में वियर एंड टियर होगी, जिससे वियर एंड टियर होगी तो मशीन सही से चलेगा नहीं, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो अभी तक हम बोले नहीं, उस चीज का ध्यान नहीं आपने, हो सकता है आपको भी यार, प्रोडक्शन रुकने के साथ साथ पता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब सोचिए किसी मशीन के पुर्जे खुल जाए, अब मशीन चालू हालत में है, तो वो क्या हो, अचानक डिसअसेंबल हो जाएगा, उसके पार्ट इधर के उधर जाएंगे, और जो वहां वर्किंग कंडीशन में लोग हैं उनको चोट भी लग सकती है। तो मेंटेनेंस का सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि ह्यूमन मतलब प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा ही, प्लस ह्यूमन को भी प्रभावित करेगा। तो वियर टियर अगर आपने नहीं किया तो वियर टियर होगा, और उससे लिखा है संचालन, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन से उत्पन्न समस्याएं। क्या समस्या है? ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, कुल मिला जुला ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। दुर्घटना का भय, समझी गए, बताई दिया। श्रमिकों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, इसी से संबंधित है। ठीक है, घबराए रहते हैं लोग, कब खुल जाएगा यार, अच्छा नहीं है। ऑर्डर पूरा करने में देरी, बिल्कुल ठीक है। ऊपरी व्यय में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो खर्चा है आपका बढ़ जाएगा, ओवरहेड जो है आपका बढ़ जाएगा। वही चीज है ना, अगर नट बोल्ट आज ही खुला है तो आज ही कस लीजिए। ठीक है, कल अगर बाय द वे आप भूल गए तो क्या हो जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ओवरहेड में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त समय में काम, बिल्कुल, अब लो भैया जब नट बोल्ट खुल गया तो कसो बैठ गई। नेक्स्ट, उत्पादन की पुनः अनुसूचन। अब क्या करेंगे, रुका हुआ है, अब सब परेशान है कि एक मशीन काम नहीं कर, अब चलो ठीक है मशीन काम करे, अब आप रीशेड्यूल करोगे, पूरा पूरा अनुसूची बनाओगे, ऐसे करना वैसे करना ऐसे करना है, ये चीजें हैं। तो इससे ये सब बड़ा कष्टदायी होता है। चलिए, उत्पाद में कमी। उत्पाद में कमी, देखिए उत्पादन रेट में कमी प्लस उत्पाद में भी कमी। ठीक है, दोनों चीजें। उत्पाद की गुणवत्ता में भी कमी, श्रमिकों का मनोबल भी कम होना, इसके पहले आ चुके हैं। अनुरक्षण विभाग, अनुरक्षण विभाग, ठीक है, अनुरक्षण
देखो, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, वो अलग बात है, लिखा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके क्लासरूम में बिजली नहीं आ रही होगी तो कंप्लेन करते होगे पंखा नहीं चल रहा, तो वहाँ जो भी मेंटेनेंस में होंगे आके देख लेंगे, बना देंगे। प्लस आपके यहाँ आपके स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट एड किट भी रखा रहता है कि बाय द वे किसी की इंजरी हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, थोड़ा बहुत मोच आ जाता है, तो वहीं का वहीं उसको दवा दे दिया जाए ताकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये सब अनुच्छेद विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं संयंत्र में अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आजकल प्राय सभी बड़े उद्योग में एक अलग अनुरक्षण विभाग ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, इस विभाग में कुछ दक्षता प्राप्त कारीगर जैसे इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, हाँ, फिटर मैकेनिक, ठीक है, तथा कुछ योग्य अनुभवी कर्मचारी जैसे अनुरक्षण फोरमैन, अनुरक्षण अभियंता, ठीक है, आज सम्मिलित होते हैं। ये सभी उद्योग में लगे उपकरणों मशीनों को समुचित देखभाल करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उत्पादन का बढ़ावा देने, उत्पादन रेट बढ़ाने के लिए पूर्णतः उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, चलिए अनुरक्षण विभाग का संगठन क्या होता है। ठीक है, अधिकांश उद्योगों या कंपनियों में भवन, प्लांट और सेवाओं को अचल संपत्ति माना जाता है। बिल्कुल, जो भवन है वो क्या है, अचल है। ठीक है, प्लांट जो आपने एक बार बैठा दिया अचल है। ठीक है, सेवा मतलब जो उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी एक तरीके से अचल है। और इसमें निवेशित पूंजी का लगभग 50% हिस्सा होता है। ठीक है, चाहे कंपनी छोटी या बड़ी हो। ठीक है, उसके संगठन का एक हिस्सा इन अचल संपत्तियों का अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभाग जिसे विभिन्न मशीनों, भवनों, सेवाओं की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा होता है उसे अनुरक्षण विभाग कहते हैं। अगर ये तीन चीज है भाई, भवन जहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, और प्लांट मतलब पूरा प्लांट मशीन वशीन सब हो गया, और प्लस सेवाएं जो सेवा कर रहा कर्मचारी, यही तो टोटल हो गए, यही टोटल हो गए। ठीक है, चलिए वही चीज है। अब बोला है कि संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादित करने के लिए अनुरक्षण विभाग एक संगठनात्मक संरचना होना आवश्यक होता है, जैसा कि चित्र में नीचे दिखा। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है आपके इस कॉलेज में पानी नहीं आ रहा, तो पानी नहीं आ रहा है, अब उसके लिए जानते हैं सबसे पहले चेक करेंगे क्या बिजली है कि नहीं है। एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीशियन वाला, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया। चलिए, अब पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक कर, मैकेनिकल वाला आ गया। अब नेक्स्ट ग्राउंड वाटर जो भी है उसका कितना है कितना नहीं, पानी खींच रहा है कि नहीं है, टंकी में चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा, ये काम कौन देख लेगा, सिविल वाला देख लेगा। समझ में आया? तो यानी कि तीन डिपार्टमेंट को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है, चित्र यहाँ तो दिखाया नहीं गया, खैर वो चीज अपलोड नहीं की गई, लेकिन चलते हैं। एक अच्छे संगठन के ध्यान रखने हो कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, पहला है अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, जिसका जो काम दिया गया है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर अस्पष्ट है तो अपना काम जानेगा नहीं, तो फिर क्या करेगा। इलेक्ट्रिकल वाले उसे कहा है भाई बिजली दो तभी तो मोटर चलेगा, अब वो बिजली चलाना जानता ही नहीं है, बटन टीपना जानता नहीं। खैर आजकल तो हर कोई जानता है। ठीक है, वहाँ हैवी लोड के मोटर चलाने के लिए स्टार्टर प्रयोग होता है, बटन टीपने वाली चीज नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टर कितना है कितना नहीं है, तीनों फेज उस पे आ रहे हैं सप्लाई की नहीं आ रहे हैं, ये सब चेक करने के बाद ही मोटर स्टार्ट करेगा। ठीक है, न्यूनतम ओवरलैप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल से सिविल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से सिविल और सिविल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये सब का जो तालमेल है ना बढ़िया होना चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा वो नहीं होता। अगर कोई क्या नाम है, आप कॉलेज में हैं और कहीं कोई चीज फील्ड में कोई चीज टूट जाती है, पेड़ टूट जाता है या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो पता है झगड़ा हो जाता है।
कहते नहीं सिविल वाले किए होंगे, नहीं डिप्लोमा ओ मैकेनिकल वाले किए होंगे, नहीं इलेक्ट्रिकल वाले किए। तो क्या है ये मतलब है आपस में कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी कम होना चाहिए, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी हम ले रहे हैं मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिकार और उत्तरदायित्व को ऊर्ध्वाधर रेखाएं यथासंभव छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए एक मिस्त्री ऊपर है, फिर दूसरी मिस्त्री, फिर तीसरी मिस्त्री, चौथी में 4 मिस्त्री हैं पंप चलाने के लिए, मान लेते हैं। अब 5 कर दो, 1 2 3 4 5। अब ये वाला कहेगा ए भाई तुम जाओ चला लो, ये इसको कहेगा, ये कहेगा ए जाओ तुम इसको चलाओ, ये जाओ। अब ये सब चलाने में, बात करने में 1 घंटा बीत जाए। ये जो लाइन है, हैरिची है जो है ना, ये कम से कम रखो, अरे 2 ही लोग रखो। अच्छा मेरे पास ट्रेनिंग, आप चला जाओ। ठीक, आप मतलब समझ रहे हो ना ये चीज। एक व्यक्ति की सूचना देने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 से 6 के बीच होनी चाहिए, बता दिया ना। संगठन की संरचना आवश्यकता अनुसार फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर ये भाई साहब नहीं आए हैं तो ये काम करेंगे, ये नहीं आए तो ये काम करेंगे। अब ये नहीं आए हैं, कहेंगे हमारे सीनियर नहीं आए हैं तो हम काम ही नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए, अन्वेषण विभाग के संगठन संरचना पर निर्भरता, क्या क्या चीज निर्भरता होती है। अरे देखभाल की जाने वाली अन्वेषण गतिविधियां, वही तो काम करेगा। नेक्स्ट, कार्यबल की विश्वसनीयता और प्रशिक्षण का भी काम करेगा। जिसको कोई काम नहीं आ रहा, कोई नई चीज आ गई है मेंटेनेंस के अंदर, तो उसको क्या किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यकारी दिवसों प्लांट चलाने में पालियों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि जो भी वर्किंग डे है उसमें शिफ्ट वाइज भी होना चाहिए। अब एक ही आदमी 24 घंटे तो काम नहीं करेगा, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, उद्योग में प्रकृति जैसे यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, ये सब यही सब विभाग है। नेक्स्ट, मतलब हर जगह से थोड़े थोड़े लोग मिल करके अनुरक्षण डिपार्टमेंट बना देंगे। नेक्स्ट, अनुरक्षण विभाग की संरचना के आकार पर। ठीक है, बड़े संयंत्र कई समानांतर अनुरक्षण के संगठन की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे संयंत्र में एक ही संगठन पर्याप्त है। ठीक है, अब बड़े इंडस्ट्री में भाई इलेक्ट्रिकल वाला केवल इलेक्ट्रिकल काम देखेगा, मैकेनिकल वाला के तो, लेकिन यहाँ छोटे इंडस्ट्री में एक ही डिपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े इंडस्ट्री में अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अनुरक्षण संगठन के गठन के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए। अरे भाई पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले संयंत्र का न्यूनतम लागत और उच्च उत्पादकता के साथ बनाए रखने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नवीनतम अभियंत्रण तकनीकों का निपुणता से समावेश होना चाहिए, यानी कोई नई नई तकनीकी आ गई है तो उसको अडाप्ट करिए, उसको सीखिए, उसको समझिए। ठीक है, कार्यों और उत्तरदायित्व के अनुसार पर्यवेक्षक का नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि जो सुपरवाइजर नियुक्त होगा, ठीक है, वो सुपरवाइजर को वो काम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, संयंत्र अनुरक्षण विभाग की कार्य, क्या क्या काम होते हैं। अब लग रहा है ना चीजें रिपीट हो रही हैं, है ना। अब क्या लग रहा है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, तो खैर भाई क्या इसका काम क्या है, समय समय पर उपकरणों में होने वाली संभावित त्रुटियों को निरीक्षण करना। ठीक, कैलिब्रेशन का वर्ड सुने होंगे आप लोग, या नहीं सुने तो बता दें। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है जितने भी टूल रहते हैं, जितने अपरेटस इक्विपमेंट रहते हैं, उनको समय समय पर आप चेक करते रहिए कि वाकई में एक्चुअल रीडिंग दे रहा कि नहीं दे रहा। ठीक है, अगर एक्चुअल रीडिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हम गलत साइज का मेजरमेंट कर रहे हैं, और जब गलत साइज का मेजरमेंट करें तो गलत प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो गलत प्रोडक्ट अगर मशीन में जा रहा है तो जितने साइज का वो चेक कर, उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो जा रही है। तो ऐसा है कैलिब्रेशन का मतलब, समय समय पर उपकरणों का निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों दोषों को मरम्मत करके सही करना। यदि पुराने अंग को बदलना या औचित्यपूर्ण हो तो उसे बदलकर नया अंग लगाना या नया पार्ट लगा दिया जाए। समय पर ओवरहॉलिंग किया जाए। ओवरहॉलिंग का क्या मतलब होता है कि काम रोक दीजिए, ठीक है, जैसे अब
महीने में एक दिन काम रोकिए, उस दिन उस पूरी मशीन को खोल डालिए, पूरा मशीन बना डालिए, ओवरऑल लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट, आपातकाल मरम्मत, यानी कि सडनली कहीं कोई चीज आता है तो आप उसको करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मरम्मत कार्य को न्यूनतम समय में पूर्ण करना। ऐसा नहीं है कि गाड़ी सर्विसिंग कराने जाए 2 दिन लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निरीक्षण तथा मरम्मत के लिए रिकॉर्ड भी तैयार करना, लिखिए क्या क्या आपने चेंज किया, क्या क्या आपने काम किया। बहुत मजेदार ये सब टॉपिक है, ये सब चीजें आपके इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाली है, आप जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे। मशीन के अनुकूलन, ऑप्टिमम उपयोग के लिए विधियां बताना, मतलब कौन सा मेथड अपनाया जाए कि इससे हमारा कम खर्च लगे, ये भी अनुरक्षण विभाग का काम करता है, जिसमें टूट फूट कम हो और कार्य क्षमता अधिक हो, इसके साथ मशीन का सेवा काल भी अधिकतम हो सके। नेक्स्ट है मशीन की एक्यूरेसी, बता ही दिया था, एक्यूरेसी मेंटेन करना ताकि ये लंबे समय तक काम करे। ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने इसका बता दिया कि क्या क्या कार्य हैं। अब इसके आगे के चैप्टर में जो है हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो लाभ है, और अगले स्लाइड में अगले लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक।